नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कृतिका का पाठ संख्या 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कक्षा 10 के लिए है। इस पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। कमलेश्वर जी ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। इस पाठ में लेखक ने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो अंग्रेजों को आज भी भारतीय लोगों से बेहतर मानते हैं। इस पाठ का मुख्य विषय जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक है। उस टूटी नाक को जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। उन्हें लगता है कि भारत की नाक बचाने के लिए मूर्ति की नाक लगना बहुत ज़रूरी है। तो यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनके आने की चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि रानी जो आ रही है उनके शाही दौरे के लिए कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनसे पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने आने वाले थे। कोई मजाक की बात नहीं थी, क्योंकि नया ज़माना था, इसलिए फ़ोटोग्राफरों की एक फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है और उसका जो खर्चा है वह 400 पाउंड है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी उसमें छपी, यानी रानी एलिजाबेथ के बारे में सब कुछ उसमें छपा। प्रिंस फिलिप जो कि उनके पति हैं, उनके कारनामे भी छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख जो है इंग्लैंड में बज रहा था, उसकी गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी अब दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली में ने अपनी तरफ देखा तो मुंह से निकल आया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली में सभी तैयारियां बड़ी जोर शोर से हो रही थी, लेकिन एक जो मुश्किल की बात थी वह यह थी कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी, जो लाट थी, उस पर नाक नहीं थी। तो इस नाक की भी एक लंबी दास्तां है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे और चंदे भी जमा किए थे और बहुत सारे नेताओं ने भाषण भी दिए थे, बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ इसके पक्ष में थे और कुछ इसके विपक्ष में थे और ज़्यादातर लोग खामोश थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध होता रहा। तो लाट का अर्थ होता है मूर्ति। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की जो नाक थी वो एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार उसी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और नाक चली गई।
रानी आए और जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक न हो, यह सोचकर सबकी परेशानी बढ़ गई। फिर बहस शुरू हो गई, सरगर्मी शुरू हो गई। एक मीटिंग बुलाई गई और यह मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है, अगर मूर्ति पर नाक नहीं लगी तो हमारी नाक कट जाएगी, अर्थात हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर लोग मशवरे करने लगे, सबने अपने दिमागों पर जोर डाले और यह तय किया कि हर हाल में इस लाट पर नाक का होना बहुत ज़रूरी है। और यह तय होते होते एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार वैसे तो बड़ा कलाकार था, पर थोड़ा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उनके चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास से थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट, ये जो मूर्ति है, वह कब बनी और कहाँ बनी थी, और इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और खैर मसला हल हो गया। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और उसे कहा गया कि इस बात की पूरी छानबीन करे। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात उन्हें खंगाला गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, अर्थात फाइलों के जरिए कुछ भी पता नहीं लग पाया है। हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए, और इस नाक का दारोमदार आप पर ही है। आखिर मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर अवश्य ले आऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते बड़े गर्व से कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो अपने हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इस तरह हमारे देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज कर लाने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वो हताश होकर लौटे। उनके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उन्होंने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर हमें कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। तब सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह अखबार वालों तक न पहुँचे। तब सभापति की आंखों में चमक आ गई। उसने चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर आपकी इजाज़त हो और आप ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिनकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण के बाद खुशी तैरने लगी। तब सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, सबकी नाकें नापी। गुजरात की ओर भागा।
गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा उसने, सबको देखा, उनका सबकी नाक नापी और फिर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ वह पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ। आखिर में वह दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कर कर आ गया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा कि शहीद होने वाले बच्चों की 3 मूर्तियां सामने सेक्रेटेरिएट में स्थापित हैं, शायद उन बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वह वहां भी पहुंचा। इन तीनों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। तो वह परेशान हो गए कि अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को अच्छे से मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी के स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था तो उसे पैसे की ज़रूरत थी और हार मानने वाला भी नहीं था। एक बहुत ही हैरान करने वाला ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने अपनी पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में एक कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हो गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी था, इसलिए उसने कहा, मेरी राय है कि 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। इस बात से सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ ही मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इजाज़त दीजिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास जो जॉर्ज पंचम की लाट है वहाँ पर नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की वहाँ पर तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास के तालाब को सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाद निकाली गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाए वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर किसी को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि इस खास दिन हर हालत में नाक लग जाएगी। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी प्रकार का कोई उद्घाटन नहीं हुआ। उसकी खबर वहाँ पर नहीं छपी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी और किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब जो अखबार थे वो खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुध के लिए। तो यहाँ पर ये पाठ आपका खत्म होता है।